सभी प्रिय विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। गुरुकुल मैथ्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी में जो संविधान के मुख्य मुख्य वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में। तो आज हम लगभग जितने 370 अनुच्छेद हैं उसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हैं 370 तक में, वो हम आज क्लियर करवा देंगे। इसके बाद अगर पूछे कि मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने थे, तो आपके 395 थे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो ये आपके लगभग 362 वो 462 प्लस हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, अनुच्छेद 1। ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को याद कर लें। आपके 4 नंबर यहाँ से यूपी पुलिस में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 की, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 1 कह रहा है, इसमें क्या दिया गया है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र जो वो हैं वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 1। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 2 में किसका वर्णन है, तो इसमें आप नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जब भारत में किसी नए राज्य की स्थापना होती है या भारत किसी भूमि पर आक्रमण करके उसको अपनी भारत में मिलाता है, अपनी मैन भूमि में, तो उसका जो भूमि में मिलना होगा वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। अनुच्छेद नंबर 3 कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसका मतलब होता है कि भारत अगर कोई एक बड़ा राज्य है और उस बड़े राज्य में से काट के अलग से एक राज्य और बना दे, ठीक है, तो उसका जो नया राज्य बनाया जाएगा वो आपका आर्टिकल नंबर 3 के तहत बनाया जाएगा। या अपने राज्य की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन भी करना चाह रहा है तो आर्टिकल नंबर 3 के सहयोग से ही कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 1 में क्या था, संघ का नाम और उसके जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 2 में नए राज्यों का प्रवेश कैसे करें वो बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं के नाम में परिवर्तन को बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 5 की, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 5 जो है इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 गायब है तो उसको निराशित कर दिया गया, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे नहीं है। ये पूरे के पूरे ये जो 1 से 4 तक आर्टिकल थे वो आपके भाग नंबर 1 में आते हैं, ठीक है, भाग 1 में। अब जब नागरिकता स्टार्ट होगा तो ये भाग नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें पहला आर्टिकल आ रहा है आपका आर्टिकल नंबर 5, तो ये भाग 2 की बात स्टार्ट हो चुकी है। अनुच्छेद नंबर 5 में क्या दिया गया है, संविधान जब हमारा लागू हुआ था या जब प्रारंभ हुआ था तब उस समय जो भी भारत में नागरिक थे उनको प्रारंभ में नागरिकता दी गई थी। तो ये किस अनुच्छेद के तहत, 5 के तहत। इसके बाद ये 5 से 11 तक टोटल आपकी नागरिकता की बात की गई, 5 से 11 तक। और भाग कौन सा नागरिकता से संबंधित है, तो भाग आपका 2 है। आइए अब आर्टिकल नंबर करते हैं भाग 14 की। अब देखिए आर्टिकल नंबर जो 14 है ना, भाग 11 के बाद आपका भाग लगता है, नहीं, अनुच्छेद 11 के बाद उसका भाग स्टार्ट होगा आपका 3। भाग 3 जो है वो आपका अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, 12 से 35 तक। और इसमें किसकी बात की गई है, और इसमें आपकी मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार की बात की गई है। तो इसका आर्टिकल नंबर पहला जो आ रहा है वो आपका आ रहा है अनुच्छेद नंबर 14, विधि के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष जितने भी लोग हैं वो सभी आपस में कैसे हैं, समान हैं। क्योंकि आपका जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है इसमें समानता की बात की गई है। और उसमें भी अगर आर्टिकल नंबर 14 देखें तो इसमें किसकी बात की गई, विधि की समक्ष समानता की। अगर आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं तो इसमें आप बताया गया है, कोई भी राज्य जिसकी सरकार बन जाती है वह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी का भी प्रतिषेध या भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16। 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ जॉब निकालती हैं तो उसी में सभी वर्गों को समान रूप से देखा जाए, किसी के साथ भी भेदभाव न किया जाए। इसका मतलब होता है आरक्षण का प्रावधान। तो जो नौकरी में आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल नंबर 100 के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो लोक नियोजन का मतलब है नौकरी में अवसर की समानता। भाग अगर अनुच्छेद नंबर 17 की बात करता है
तो इसमें दिया गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत कर दिया गया है। भारत में प्राचीन समय में जो प्रथाएं चली आ रही थी, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो इसका बहुत ही महत्व रखा वहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति या भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो पाए। तो उसमें एक सबसे बड़ा भेदभाव चलता था आपका छुआछूत वाला, ठीक है। तो छुआछूत का जो अंत किया गया है वो भाग अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। अब आइए अनुच्छेद नंबर 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया? उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधि का मतलब होता है कोई भी जब किसी नागरिक को एक उपाधि देता है या कोई ऐसा नाम देता है जिससे हम जनता को थोड़ा नीचा महसूस होता है। तो भारत सरकार ने जब संविधान बनाया तो उसमें कह दिया गया कोई भी उपाधि अगर आपको मिल रही है तो आप अपने नाम के आगे इस उपाधि को नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि भारत रत्न दिया गया है, अब ये कोई भी भारत रत्न जिसे भी मिल जाए वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, लेकिन लोग लगा लेते हैं इस चीज़ को। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 19 की, तो 19 में दिया गया वाक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार। वाक स्वतंत्रता से लेना देना का मतलब है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर वहाँ पे सभा कर सकते हैं, अपना कुछ भी सभा करके बोलने का आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन विधि के विरुद्ध आपको कहीं पर भी नहीं बोलना है, कहीं पर भी आपको भड़काऊ भाषण नहीं देना है। इसमें ही आपकी 19 काम में आपका दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, तो वो भी आपका आ रहा है 19 काम में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, तो 20 में दिया गया अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पे भी अपराध हो जाता है या उस पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उस समय भी उसको सुरक्षित या संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो इसमें बताया गया प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, मतलब कि मानव जीवन जो है उसके प्राण कोई भी नहीं ले सकता है यदि मानव ने विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है। तो यदि किसी भी मानव ने विधि के विरुद्ध कार्य किया है तो उसके प्राण जो है वो विधि के अनुसार लिए जा सकते हैं, जैसा कि फांसी की सज़ा होना, तो ये प्राण विधि के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। आइए बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 20 की। तो 20 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण, मतलब कि अगर आपको कुछ दशाओं विशेष स्थिति में गिरफ्तार किया जाता है, जैसे चुनाव होता है तो उसमें गिने चुने लोग जिस पे गैंगस्टर लगी होती है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना कहे, तो इसे बोलेंगे कुछ दशाओं में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है जिससे भारतीय समाज में अव्यवस्था आपके कारण ना फैले, ठीक है। और ये उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है जिन पे पुलिस को शक होता है। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 22 में ये बात की गई है। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 में। तो 23 आर्टिकल बताता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि भारत में किसी भी मानव का क्रय या विक्रय आप नहीं कर सकते हो, उसका आप शोषण नहीं कर सकते हो। और ऐसा करने से हमें कौन सा आर्टिकल रोकता है? अनुच्छेद नंबर 23। प्राचीन समय या राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, आदमियों का क्रय विक्रय हो जाता था तो ये उसके शोषण का हनन था, तो इसी वजह से भारत सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14 की, तो इसमें बताया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी जोखिमपूर्ण ऐसा कार्य जिसमें बच्चे को आघात होने या कोई भी दुष्परिणाम उसका हो सकता है उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। आप किसी भी बच्चों को होटल में नहीं लगा सकते हैं। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच हैं उनको आप किसी में भी नियोजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो पढ़ने की है ना कि काम करने की है। तो इस वजह से भारत सरकार ने इसका भी महत्व देते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया है। अब हम बात करते हैं 25 नंबर पे। तो अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, आप अपने धर्म को जीवंत रख सकते हैं, ठीक है। आप मान सकते हैं, आप चाहो हिंदू बनना चाहो तो हिंदू, आप मुसलमान बनना चाहो तो मुसलमान, इस्लाम धर्म कबूल, मुसलमान में इस्लाम धर्म होता है, आप इस्लाम चाहो तो इस्लाम भी कबूल कर सकते हो, आप चाहो तो ईसाई धर्म भी कबूल कर सकते हो। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल नंबर 25 देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 की, तो 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी कि भारत में ऐसे भी कुछ धर्म हैं जो अल्प मात्रा में हैं, उनको अल्पसंख्यक कहा गया है। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो इनके हितों को ध्यान में रखते हुए इनको भी संरक्षण भारत सरकार ने दिया है।
अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की, तो आर्टिकल नंबर 30 बताता है जितने भी लोग हैं धर्म से संबंधित ये अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक जो आते हैं वो इस वर्ग में ही आ जाते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 का और खा दोनों 39 के इम्पोर्टेंट हैं। इसमें दिया गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और 39 खा में अगर बात करें तो समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो 39 का में क्या दिया गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है। आइए बात करते हैं अगर आर्टिकल नंबर 40 की, तो 40 में बताया गया है कि जो भी ग्राम पंचायतों का गठन होता है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40। 44 अगर बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। ठीक है, सिविल सहायता कोड की बात करें तो आर्टिकल नंबर 44 लगाना है। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 45 पे, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं ये वाले। ठीक है, कहाँ से कहाँ, आपके 36 से लेकर 51 तक। ये आपके जितने भी अनुच्छेद हैं ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। तो इसी में अनुच्छेद नंबर 45 है, इसमें राज्यों को हिदायत दी गई है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे किसी भी राज्य में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, उच्च विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48 की। तो 48 में क्या बताया गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो हमारे कृषि क्षेत्र जो है वो आर्टिकल नंबर 48 में, लेकिन 48 का आपका इम्पोर्टेंट है, पूछेगा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 48 का इसमें आपका दिया गया है। आइए अब चलते हैं आगे। आगे बात करेगा आर्टिकल नंबर 49 की। तो 49 में आपका क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी भारत मतलब एक राष्ट्र है, और इस राष्ट्र के अंदर जो भी राजा महाराजा या प्राचीन जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं उनको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, तो ये राज्य सरकारों से कहा गया है इन चीज़ों को सबको आप संरक्षण करें। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 50 की। 50 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका क्या होता है, भारत सरकार जो कानून बनाती है तो उसे बोलेंगे कार्यपालिका, और जो उस कानून की रक्षा करता है उसे बोलते हैं न्यायपालिका। तो जो कानून बनाएगा उसको और जो कानून रक्षा करेगा उसको, इन दोनों को आपस में क्या किया गया, अलग कर रखा गया है। ये रखा क्यों गया है, अगर जो कानून बनाएगा वही उसकी रक्षा करेगा तो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा, इस वजह से इस चीज़ को अलग किया गया है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 51 का में, तो 51 का में आपके दिए गए टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या। ठीक है, मूल कर्तव्य बताए गए। तो हमारे संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं रखे गए थे, बाद में इनको जोड़ा गया। तो प्रारंभ में बताया गया है कि 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक मूल कर्तव्य को और जोड़ दिया गया। तो इसके हिसाब से हमारे पास वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो गए, 11 मूल कर्तव्य हैं। और इनकी बात किस में की गई है, तो 51 का में की गई है। अगर बात करें किस भाग में की गई है, तो भाग आप लगाओगे 4 का। ठीक है, 4 का में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। आइए अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 52 पे, भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर में भारत का राष्ट्रपति जो है उसके बारे में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 53 में, तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में नियत होगी, ये आर्टिकल नंबर 53 में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अनुच्छेद नंबर 54 के अनुसार बताया गया है, उसकी रीतियाँ क्या हुई। अनुच्छेद नंबर 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएँ, मतलब कि उसकी योग्यताएँ दी गई हैं कि अगर किसी राष्ट्रपति किसी को चुनना हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 61 की। 61 में आपका बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति पर आप महाभियोग कैसे चला सकते हो। इससे पहले आपका अनुच्छेद नंबर 60 छूट गया है, तो पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ जो है वो किस आर्टिकल के दिलवाई जाती है, तो 60 के तहत। पूछेगा दिलाता कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है।
अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 63 की, इसमें दिया गया है भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में बात की गई है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, और इसको जो पैसा मिलता है इस पे बैठने का, जो वेतन होता है वो राज्य की फंड निधि से आता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 64 दिया गया है। 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, तो अभी बताया था राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है कौन? उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात किस में बताई गई? अनुच्छेद नंबर 64 में कही गई है। अब बात करेगा कि अनुच्छेद नंबर 66 में क्या है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद नंबर 64 में बताया गया है। आइए चलते हैं अनुच्छेद नंबर 72 पे। 72 में बताया गया है क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति जिसे सज़ा हो चुकी है, जैसे उम्र कैद है या फांसी की सज़ा हो गई है, तो उसकी सज़ा को कम कर सकता है यदि आप क्षमा याचना राष्ट्रपति के लिए करते हो तो। ठीक है, तो राष्ट्रपति से आपने क्षमा याचना की, राष्ट्रपति वहाँ से निकालेगा एक पत्र जिसके माध्यम से आपकी जो आपको जो दंड मिला है उस दंड को आपको कम कर दिया जाएगा। तो क्षमादान किस में दिया गया? 32 में दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 74 में, तो 74 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी। सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। और इसमें सलाह किस में दी जाएगी? अनुच्छेद नंबर 74 में। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 75 के तहत राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसमें नहीं दिया गया है वो। अनुच्छेद नंबर 76 की बात करें तो भारत का महान्यायवादी को बताया गया है। 79 की बात करें तो इसमें संसद का गठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 81 की बात करता है तो इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 89, इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना ये बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 93, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में बात की गई, अनुच्छेद नंबर 93। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 108, सदन जो होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा, इसकी संयुक्त बैठक की जो बात की गई वो अनुच्छेद नंबर 108 में की गई है। 109 में जो धन विधेयक होते हैं उनके संबंध में विशेष प्रक्रिया को लागू करना बताया गया है। 110 में धन विधेयकों को पास करने की परिभाषा दी गई है। इसके बाद 115, अच्छा इसमें 111, 112 और गायब है, 117 तो है यहाँ पे। देखो 111 में जो दिया गया है, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचता है तो उस पर अनुमति देना, और 112 की अगर बात करें तो उसमें आपका बजट के बारे में बताया गया है। ठीक है, बजट के बारे में। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद नंबर 115। 115 में जो लिखा गया है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, जो अनुदान होते हैं वित्त संपदाएँ बनती हैं उसमें अनुच्छेद 115 में, तो 15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हटा सकते हो उसे। 16 भी हटा सकते हो, ये भी नहीं पूछा गया। अनुच्छेद 117 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहेगा वित्त विधेयकों के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई वित्त विधेयक के बारे में, तो अनुच्छेद नंबर 117 में इसकी बात की गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाना। ठीक है, तो ये 122 में दिया गया है। इसके बाद 123 आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। 123 में बात की जा रही है आपकी संसद के विश्रांत काल अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब कुल मिला के यह राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति जो मिली हुई है वो किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है? 123 के तहत। आइए इसके बाद 124 आ गया, तो अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बात की गई 124 में। इसके बाद 126 हटा देना, 127 हटा दो, 143 देख लेना है। पूछेगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है वो किस आर्टिकल में दी गई, तो आर्टिकल नंबर 123 में सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 148, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इसके बाद आ जाइए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं यहाँ से। अनुच्छेद नंबर 149, इसमें बात की गई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की।
153 में बात करते हो राज्यपाल, ठीक है, ये राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो आज फ़िलहाल इतने ही रखते हैं। इसके बचे हुए अनुच्छेद जो होंगे वो हम अगले वीडियो में कंफर्म कर लेंगे सारे के सारे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।